ओके जी, लास्ट टाइम हमने देखा था दो हमने लास्ट प्रोग्राम पढ़े। एक ये सर्वर साइड पे हमने पढ़ा था कि सर्वर पे आपने क्वेश्चंस की हार्ड कोडेड एक अरे ले ली, यूज़र्स की ले ली, और आप यहाँ पे राउट्स अपने बता दें। जब गेट में क्वेश्चंस की पाथ पे रिक्वेस्ट आए तो गेट क्वेश्चंस का फंक्शन कॉल करना, और गेट स्क्रीन क्वेश्चंस। शेयर नहीं हो रहा। सॉरी, स्क्रीन स्क्रीन। शेयर नहीं हो रही। जी जी जी, सॉरी, मायदा कर रही थी शायद present तो। ओके जी, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। अच्छा जी, ये दो प्रोग्राम हमने पढ़े थे सर्वर में। एक इसमें यह था कि गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश क्वेश्चंस पर, तो ये कंट्रोलर फंक्शन रन करना है, ये राउट। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हार्ड कोडेड ऊपर जो ग्लोबल वेरिएबल में, ग्लोबल स्कोप में हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उन्हीं को ही लेकर रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं। एक हमने अलहदा से पढ़ा जिसका सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है, नोड सर्वर से। वो डायरेक्ट ही क्यूरी कर रहा है, मोंगो डीपी से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, इस स्कीमा के मुताबिक मॉडल बनाता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो गेट करता है, और जो आउटपुट आती है, क्योंकि इसका क्लाइंट सर्वर से नहीं है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये कंसोल पे ही हमें दिखा देता है जी ये क्वेश्चंस हैं जो आपने मोंगो डीबी में फिल किए हुए हैं। तो अगर आपने ऐड करना है तो ऐड क्वेश्चन में भी आप हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई फ्रंट एंड से इनपुट नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद कंसोल में ही आप कह देते हैं जी सेव हो गया ये हमने लास्ट टाइम किए थे। और अगर आप इसको दोनों को, ये लास्ट टाइम जो किया था, अगर हम इसे रन करें, ये बल्कि अभी भी लिखा ही हुआ है नोड में, हम अगर देखें जी, डेटाबेस नाम है जी डेटाबेस डॉट जे एस। तो सबसे पहले कनेक्शन होगा, और यही जो आ रहा है आपका मायदा बैड ऑथ अथेंटिकेशन फेल्ड। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो यूज़र नेम है, ये पासवर्ड आई थिंक मैंने रीसेट किया था। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्सस मोंगो डीबी अटलस में, मोंगो डीबी, ये आपके पास है जी। इस अकाउंट हमने किस पे बनाया था जी? साइन इन के ऑप्शन फिर लेते हैं। साइन अप ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, लॉगिन कर लेते हैं वाया गूगल। जीमेल के ही थ्रू मैंने आई थिंक अकाउंट बनाया था। यानी दो तीन है ना, यहाँ पता नहीं, आई थिंक क्लासरूम वाले आईडी से बनाया था, या जिस आईडी से बनाया उसी में ही। यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चंस डीबी हमारी होगी, नेक्सस बेरी का यूज़र नेम होगा, ये ब्राउज कलेक्शंस में आ जाते हैं, और यहाँ पे यही आ गए जी, ये दो डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है जी, ये वन, इसको भी वन कर देते हैं, इसको एडिट करके, और इसके शुरू में सर एक स्टेटमेंट। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर डेटाबेस में देखे तो स्लैश वी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो ये जीरो क्यों आ रही है? एक तो हमने कोई डेटाबेस में कोई डॉक्यूमेंट ऐड तो जी नहीं जी, किया है, मैं ये जीरो आपको डाल बताता के जो हूँ, आ दो रहा है। फील्ड्स ऐसी हैं जो मोंगो डीबी खुद ऐड कर देता है। एक है अंडरस्कोर आईडी की फील्ड, जिसमें वो जी सर। यूनिक, यूनिवर्सली यूनिक आईडी हर एक में देते हैं, और एक वर्जन नंबर भी वो देता है, उसके लिए ये पहला वर्जन है या ज़ीरो वर्जन है, ये हम मर्जी से भी दे सकते हैं। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, लेकिन इनका मकसद ये है कि अगर आपने वर्जन नंबर, पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, इस तरह से करना है कि मोंगो डीबी के वर्जन बेस्ड डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी सपोर्ट उसने दी हुई है। सॉफ्टवेयर को जिस तरह वर्जन नंबर आप ठीक। लगाते हैं, ये ऑटो ही लगा थैंक रहा यू है सर। दोनों। अच्छा जी, अब इसमें हमने डेटा, ये हमारा क्योंकि ऑथ का एरर आ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन में हम डेटाबेस एक्सेस में आएंगे, इस यूज़र को एडिट करें, और यहाँ से आप जो है वो जो पासवर्ड है वो इसको एडिट करते हैं जी, इसको कॉपी, ऑटो जनरेट, रीजनरेट कर लेते हैं, कॉपी करें, जब कॉपी कर लें, अपडेट भी करें यहाँ पे, ताकि अपडेट हो जाए। और अब ये पासवर्ड मैं पहले यहाँ लिख के देखता हूँ जी, ये आप देखें मुख्तलिफ है उससे। कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सेव किया, और इसको दोबारा से रन करते हैं।
तो ये आ गया। मायदा आपका भी ये इशू है, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन फील्ड का मतलब है कि आपका या ये यूज़र नेम या ये पासवर्ड सही नहीं है, क्लस्टर नहीं है, मतलब इसी स्ट्रिंग में ही कोई एरर है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा ना। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो अगली लाइनों का तो डीबग करने का तुक ही नहीं बनता। ये आपके पास आ गया डेटा 1 वहाँ मैंने कर दिया और 2 ये कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको अगर फ्रंट एंड पे देखना चाहूँ तो वो ये सर्वर है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब सर्वर को अगर चलाएं आप तो सर्वर में अगर सर्वर को चलाएं नोड server.js तो सर्वर में हमने देखा था, अगर आपको याद हो ये लेक्चर भी आपसे शेयर है कि हमने 2 राउट्स दिए, 3 राउट्स हैं, क्वेश्चन बाय आईडी यूज़र्स और ये app.listen किया। तो अब यहाँ पे आके लोकल होस्ट :4 सर्वर जो है वो आपका ब्राउज़र से रिक्वेस्ट लेगा, HTTP क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा। होम का राउट ने हमने नहीं लिखा, क्वेश्चंस का रखा है, तो ये क्वेश्चंस जो है 1 और 2 ये हमारे पास आ रहे हैं। मैंने यही कॉपी पेस्ट किए थे, यहाँ से बेसिकली इसलिए सेम लग रहे हैं, ठीक है जी। ID 1 और 2 आ रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे डेटाबेस में 1 कर दिया हो ना। अच्छा, इन दोनों को अगर हम इसको मैं क्रॉस कर देता, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें यहाँ पे इसी में कर दें या अलग बना लेते हैं फाइल, ये सर्वर है ये डेटाबेस है। अगर हम एक कंप्लीट जो है वो मर्न का बनाएं, ऐप बनाएं, लाइक app.js कह देते हैं, वेयर वी कंबाइन दीज 2 फाइल्स, कि ये सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आए ये यहाँ पे जो गेट क्वेश्चन है ये हार्ड कोडेड की बजाय ये डेटाबेस पे क्यूरी करके ले। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करना चाहें लास्ट 2 लेक्चर्स को, तो सबसे पहले इंपोर्ट्स को पकड़ते हैं। आपको एक्सप्रेस ऑब्वियसली चाहिए सर्वर के लिए, डेटाबेस के लिए आपको ये मोंगोस चाहिए। सो ये दोनों ही आपने इंस्टॉल करने हैं जो आपने इंस्टॉल ऑलरेडी किए हुए हैं। सो यू नीड एक्सप्रेस एंड यू नीड मोंगोस, ठीक है जी। आपको सर्वर से और क्या चाहिए, आप यू डोंट नीड दिस हार्ड कोडेड, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी MongoDB में ब्राउज कलेक्शंस में आ जाते हैं, तो हमारे पास बने हुए हैं डेटाबेस की कलेक्शन। एनीहाउ, पहले सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो ये जो हमारे पास राउट्स हैं और Ctrl+C कॉपी किया, we have certain routes and the server will start। जब ये /questions की रिक्वेस्ट आएगी तो get questions को कॉल करेगा। अब ये जो get questions है ये जो फंक्शन है इसको देखेंगे, इससे हम चाहते हैं क्वेश्चंस MongoDB से हैं। तो कनेक्ट होने के लिए फिर आपको ये 1 टाइम कोड लिखना है। कॉपी किया, बिफोर एक्चुअल यू लिसन, इससे पहले आप यहाँ पे सर्वर को पोस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें कोड कि सबसे पहले इंपोर्ट करें सर्वर से, डेटाबेस से कनेक्ट हो ये सॉफ्टवेयर। अगर ये कनेक्ट होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा आगे, ताकि जो है वो यू विल नॉट प्रोसीड इफ इट इज़ अनएबल टू कनेक्ट टू DB। सो डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। अब डेटाबेस से जो भी रीड राइट करना है आपको एक मॉडल चाहिए और गेट क्वेश्चंस का ये फंक्शन है, इसको कॉपी किया और इसको मैं ले आया जी यहाँ पे, ये डेटाबेस वाला पोर्शन है, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं एक लाइन पे कर देता हूँ और मॉडल टू क्यूरी इसको भी मैं एक लाइन पे ले आता हूँ। So now I have connected to DB, I have the model and I am able to run queries। अब यहाँ पे जो questions है, ये जो function है इसको copy करें और यहाँ पे लिख दीजिए। जब get questions की request आए तो ये वाला function कॉल हो, इस question ने इस मॉडल से क्यूरी करनी है और ये जो लाइन है रिस्पॉन्स की इसकी जगह, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन करना है
जिस तरह आपने यहाँ पे सीखा था किस फंक्शन को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आएंगे। अब ये आम फंक्शन नहीं है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो खुद एक्सप्रेस की लाइब्रेरी ने कॉल करना है। जिस तरह इवेंट हैंडलिंग का फंक्शन है, आप अपना फंक्शन बनाएं, जो मर्जी पैरामीटर पास कर लें। इवेंट हैंडलिंग का फंक्शन बनाएंगे तो सिस्टम खुद उसे इवेंट ऑब्जेक्ट पास करेगा जिसमें डिटेल होगी। तो ये फंक्शन आप सिस्टम को रजिस्टर करवा रहे हैं तो सिस्टम खुद इसको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास करेगा, और उस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू यू विल बी एबल टू सेंड रिस्पॉन्स बैक टू सर्वर। तो कंसोल पे प्रिंट करने की बजाय मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट, ये क्वेश्चन ही नाम है, ये इधर चेंज करने की जरूरत नहीं। तो मैंने अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर राउट को जो फंक्शन है वो ये करे। ये चीज़ वन टाइम ही करनी है आपने, देखें इसको अलहदा फाइल में हम ले जाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ये चीज़ को अगर मैं कट कर दूँ तो इसका कोई ताल्लुक, ये तो वन टाइम ही करनी ना, हमें मॉडल बनाना। तो इनको हम आहिस्ता आहिस्ता अलहदा फाइल्स में मूव कर देंगे ताकि इधर क्लटर ना हो कि डेटाबेस का एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कनेक्ट हो जाएगा, हर एक का मॉडल जितने भी हैं एंटिटीज़ अलहदा बना लेंगे, हर एक के कंट्रोलर फंक्शंस अलहदा बना लेंगे, मे भी हर एक के राउट्स की अलहदा फाइल में राउट्स कर देंगे। तो यहाँ पर 3-4 लाइनें होंगी जो थोड़ा सा हाई लेवल फ्लो आ जाएगा कि कनेक्ट टू डीबी, रजिस्टर राउट्स एंड देन स्टार्ट। तो इस तरह से एक इजी पढ़ा जाएगा ताकि जितने भी राउट्स हैं वो सारे अपने अपने हर एक जो मॉडल है उसके मुताबिक बने हुए। ये क्लियर हो गया जी, गेट ऑल क्वेश्चंस। सो अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। ये जो हैं इसको मैं पहले को एक एग्जांपल के तौर पर, जो ये है मैं लिख रहा हूँ जी मोंगो, इसको मैं कह लेता हूँ आपको यहाँ पे मोंगो 1 और अपडेट करता हूँ, और ये मेरा दूसरा रिकॉर्ड है। जस्ट टू इंश्योर यहाँ पे मोंगो 2, जस्ट आपको यही ना शक हो कि मैंने वही अरे शायद हार्ड कोड रिटर्न कर दी। सो लेट्स चेंज समथिंग। सो नाउ वी हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट्स टू डीबी, मेक द मॉडल, और जब ये फंक्शन कॉल किया जाए तो उस मॉडल पे क्यूरी करके रिस्पॉन्स बैक क्लाइंट को ब्राउज़र को सेंड करेगा। यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स टू ब्राउज़र, किस ब्राउज़र को, जिसने गेट रिक्वेस्ट भेजी होगी /questions की इस पोर्ट नंबर पर। सो एवरीथिंग इज सेट नाउ, सो वी हैव मर्ज दीज टू फाइल्स इन वन। लेट्स स्टार्ट दिस। अब इसको हमने चलाना है तो नोड app.js एंटर किया। ओके जी, जब एंटर किया तो कह रहा जी गेट क्वेश्चंस बाय आईडी इज नॉट डिफाइंड। अब हम यहाँ पे क्योंकि ये दो राउट्स को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, एक ही राउट है। ये फंक्शन मैंने क्योंकि सर्वर से ये जो गेट बाय आईडी वाला है ये अभी मैंने नहीं लिया, जहाँ मैंने मैनुअली क्यूरी की हुई थी। सो अभी एक की पहले चलाते हैं। नहीं जी, app.js कनेक्टेड टू MongoDB, और नीचे बहरहाल इधर भी मैसेज आना चाहिए था कि सर्वर इज रनिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ मैसेज नहीं आ रहा, बेहतर है यहाँ भी आप मैसेज डाल दें। इसी तरह इसको मैं Ctrl+C करता हूँ। यहाँ भी एक वो मैसेज दूसरा एक एरो फंक्शन लेता है। जब ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो यहाँ पे console.log में सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 4000, ठीक है जी, CLS करें, दोबारा से इसे रन करें। तो पहले MongoDB से कनेक्ट हुआ, सर्वर स्टार्ट हुआ। देखें हालांकि लाइन बाद में लिखी है, पहले स्टार्ट हो गया, बिकॉज इसमें कोई एसिंक अवेट कॉल नहीं है कोई। ये उसने कॉल की, उसने कहा ठीक है आप कनेक्ट हो। आप यहाँ पे अगर शुरू में अवेट लिख देंगे तो जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा आगे नहीं चलेगा एंड सो ऑन। तो ये जो डॉट देन है इसका मतलब ये है कि आप इसको आगे कंट्रोल को जाने दो, ये विल कम बैक, और जब ये सक्सेसफुली होगा उसके मुताबिक करेगा। सो यू कैन एक्चुअली स्टॉप इट ओवर हेयर बाय राइटिंग अवेट और फंक्शन बनाने एंड सो।
ठीक है जी। बहरहाल हमारा सर्वर चल रहा है जी। अब हम यहाँ पे आते हैं और यही जो मैंने यूआरएल लिखा था ये ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है, मैं इसमें एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास हम मोंगो से डेटा आ रहा है, देख रहे हैं जी डेटा कहाँ से आ रहा है मोंगो। तो आपने जो अलग अलग पढ़ा है तो असल में तो आपने सारा कुछ ही पढ़ लिया, मैंने लेकिन पीसीज में आपको पढ़ाया कि पहले सर्वर सिंपल देखें, फिर देखें डेटाबेस से कैसे क्यूरी करनी, अब दोनों को एक ही जगह कंबाइन कर दें। तो आपने देखा है कंबाइन करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो री अरेंज ही करना है, रीफैक्टर ही करना है आपने। अगर आपको ये सर्वर से कनेक्ट होना आता है, चाहे हार्ड कोड ही डाटा ही आपको लेना आता हो, डोंट वरी, चाहे हार्ड कोड ही सीखा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे आप एग्जैक्टली हार्ड कोड डायरेक्ट रीड करने की बजाय आप उसको पहले सर्वर से फाइंड करके सेंड कर देंगे। लाइन तो असल में ये एक ही चेंज हुई है, ये वाली जो मैं ये क्वेश्चन ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था इस नाम से अरे है, अब मैंने यहाँ से जो सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से अब जो मैं सेंड कर रहा हूँ क्वेश्चंस, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऊपर कोई मॉडल बना हुआ है और वो मॉडल बना है अगेंस्ट दिस कनेक्शन, ठीक है, मोंगोडीबी से, और जो है वो क्यूरी जितनी मर्जी लगाते रहे, वंस ही कनेक्ट होना है, वंस ही मॉडल डिफाइन करना है, राउट जितने मर्जी बनाते रहे जी। क्लियर है जी यहाँ तक? क्यों भाई? जी सर। यस सर, जी बिल्कुल। इजी भी है या मुश्किल, इसमें को लग रही चीज? अच्छा जी, इसमें आ जाए आप, इसको डुप्लीकेट कर लें। अब देखें डेटाबेस में सर्वर चल रहा है, अभी मैंने इसी को डुप्लीकेट किया और इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब इसको मैं बल्कि एडिट करके इसको 3 कर देते हैं। देखिए सर्वर जो है आपका रनिंग मोड में, अभी आपने पीछे बैकएंड में जाके डाटा ऐड कर दिया क्योंकि इसने अपने पास नहीं डाटा रखा हुआ। जब रिक्वेस्ट आती है तो ये उस वक्त ये क्यूरी लगाता है लाइन नंबर 26 पे जो है, इसको इसने पहले नहीं सेव किया हो। जब अब सर्वर को नहीं पता कि पीछे डाटा चेंज हो गया, लेकिन जब रिक्वेस्ट आएगी, अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से, ये इस वक्त 2 रिकॉर्ड है 1 एंड 2, मैं रीलोड करता हूँ तो ये 3rd भी आ गया। तो लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है कि आप डायरेक्ट डेटाबेस में, बहरहाल अगर डेटाबेस में अगर कोई इशू हो जाए कभी, डायरेक्ट डेटाबेस में जाके जो चेंज कर दें वो तो सबसे हायर लेवल कंट्रोल है ना। आपने हर चीज़ ही बाईपास कर दी, आपने बैंक की ऐप बाईपास कर दी, बैंक का सर्वर बाईपास कर दिया, डायरेक्ट ही डीबी को जाके हैक कर लिया, तो जो मर्जी आपने लिखे ऊपर, आपने फ्रंट एंड पे जितने मर्जी चेक्स लगाए हों कि ये लॉगिन हो तभी छेड़ सके, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ये बंदे को ये राइट हो तो सीधा सीधा जिसके मर्जी अकाउंट में जितना मर्जी बैलेंस कर दे, सर्वर को पता भी नहीं चलना कभी को गड़बड़। सर्वर में तो आपने कोई चेंज नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट डेटाबेस की एक्सेस नहीं कभी भी देते, ठीक है जी। हम इसके ऊपर भी एप्लीकेशन बनाते हैं एडमिन पैनल कि वो उसमें जाके फॉर्म करें, हम पहले पूरा उसको इवेल्युएट करें, उसके देखें उसने स्टेटमेंट की जगह नंबर तो नहीं लिख दिया, ऑप्शन इन्हीं में से लिखी है, ये वो सारा कुछ वैलिडेट करें, फिर वो जो लॉगिन हुआ है उसको पूरा राइट है, ये है वो है, उसके बाद जाके हम खुद उसके बिहाफ पे यहाँ पे क्यूरी लगाएं। और वो क्यूरी लगाने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पे ये डेटाबेस में ये भी हमने किया था ऐड क्वेश्चन का, कि हम फिर डॉट सेव की खुद कमांड लिख के सेव करें, ना कि पीछे मैनुअली सेव हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो सारी स्टोरी है जिसके थ्रू आप लोगों ने काम करना है। अब आप लोग एक काम करें, इसको रिएक्ट में, अच्छा इसी को अगर मैं रिएक्ट में शो करूं तो रिएक्ट में अब मेरे पास ये यूआरएल है, ये मेरी अपनी एपी बनी हुई है, जिस तरह से जेसन प्लेस होल्डर का डैट पोस्ट है, टू डूज है, जिस तरह वहां से डेटा आ रहा है इस तरह मेरी भी एपीआई से डेटा आ रहा है। वहां पे ये जो यूआरएल है उसको इस यूआरएल से बदल दें, कल को इसको ऑनलाइन करें तो उसके यूआरएल से बदल दें, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशन की है उसको, अच्छा एक इशू आएगा जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, लाइक यहाँ शायद मैंने बुक मार्क की हुए,
क्विज या इसमें, अब ये डेटा ये यूआरएल आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो एक इशू आएगा, जब रिएक्ट की ऐप इसको एक्सेस करने लगेगी तो एरर आएगा। यहाँ पे एरर नहीं आ रहा था, उसके लिए आपने एक काम करना है, एक ब्राउज़र की सिक्योरिटी में कंट्रोल सी करता हूँ, एक इंस्टॉल करना है पैकेज जिसका नाम है CORS, npm CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये जो एक लाइब्रेरी है, ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यूज़ होती है, मिलियन डाउनलोड वीकली। CORS is a node package for providing Connect Express middleware that can be used to enable CORS for various options. CORS, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसका तरीका क्या है और इसका मकसद क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल होने में तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज टक से इंस्टॉल 20 किलोबाइट सिर्फ इसका साइज़ है, तो इट्स बड़ी छोटी छोटी नोड की लाइब्रेरीज है। नोड इसलिए तो लाइट वेट, नोड की लाइब्रेरीज किलोबाइट्स में आप देखेंगे, पूरा एक्सप्रेस सर्वर आपने देखा है उस, वो भी चंद किलोबाइट्स, सच अ लाइट वेट सर्वर। आप इसको .NET से लारावेल से कंपेयर करें तो वो तो चलते हो जैसे जहाज़ ही चलाना है। आपने लाहौर में ये एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो आपको एरोप्लेन बुक करवाने की जरूरत नहीं, बस पे चले जाएं, बाइक पे चले जाएं, स्मॉल व्हीकल जिसमें कम पेट्रोल हो, कम खर्चा हो, फास्ट हो, एफिशिएंट हो, मतलब सो इट्स वेरी लाइट वेट। मतलब आप बात का यू गॉट सरप्राइज कि यार इतनी बाइट्स में इसने सारा कुछ कर दिया हो। एनीहो, जब आप इसे इंस्टॉल कर लें वो कहता है जी, तो फिर आप इसको इंपोर्ट कर लें, जो भी काम करना है। ये तो इसमें तो कोई अब राय नहीं है कि आपको जो लाइब्रेरी यूज़ करें उसको इंपोर्ट करेंगे। वार को मैं लेट या कॉन्स से चेंज, कॉन्स क्योंकि मैंने इसे चेंज नहीं करना, ये जी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब करना क्या है इसका, इसके लिए वो कह रहा है जी आपने ये लाइन लिखनी है app.use, ऐप या सर्वर जो भी नाम रखा है, जो एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर का मतलब है जब भी रिक्वेस्ट आएगी किसी भी राउट के पे जो फंक्शन दिया हुआ उसको रन होने से पहले ये फंक्शन रन होगा। ऐसे फंक्शन हम रजिस्टर करवाते हैं, इनको बोलते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर क्यों कहते हैं कि ये आपका कंट्रोलर फंक्शन है जो एक्चुअल रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, और ये राउट है जो रिसीव कर रहा है। इसने इसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो इससे पहले हमेशा ये रन हो जाएगा। यहां पे ऐसा फंक्शन जो कंट्रोलर से पहले रन होगा, तो ये ग्लोबल मिडलवेयर है। राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर भी लिख सकते हैं, मिडलवेयर पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, इसको हम देखेंगे। फिलहाल ये ग्लोबल ये क्या करता है कि ब्राउजर के अंदर एक सिक्योरिटी मॉडल है, ये उसके लिए जब प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे इसलिए कॉर्स का इशू नहीं आ रहा कि ये आप डायरेक्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जब रिएक्ट की ऐप चलाते हैं तो वो अपना लोकल सर्वर चलाता है और वो 3000 पोर्ट पे चलाता है। नोड सर्वर एक सेपरेट सर्वर है जो 4000 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो ब्राउजर में जब आप एक ऐप रिएक्ट की खोलेंगे 3000 पोर्ट से और वो 4000 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगी, तो वो समझता है कि जी आया किसी और सर्वर से है, रिक्वेस्ट किसी और सर्वर को भेज रहा है, तो ये को लगता है हैक हो गया और ये अननेसेसरीली डाइवर्ट कर रहा है ट्रैफिक को। तो सर्वर यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर कर देता है कि इस आईपी से जब रिक्वेस्ट आए लोकल होस्ट और सारा लिख के कॉलन 4000, तो आप कोर्स में एग्जैक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी। तो कोर्स बेसिकली आपके रिसोर्स शेयरिंग के लिए ब्राउज़र को गाइड करता है कि भाई मेरे पास अगर रिक्वेस्ट आ रही है 4000 के अलावा भी तो कोई इशू नहीं, तुम इसको मेरे पास भेजो, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी इशू। मैंने मे बी डिफरेंट एप्लीकेशंस को ये सर्विस दी हुई। क्रॉस ओरिजिन भी आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, दूसरे सर्वर्स के साथ भी शेयर करने की आप परमिशन यहाँ ओपन कर रहे हैं, यानी नीचे कोडिंग शोडिंग में कोई फर्क नहीं। तो ये कोड से यू विल बी एबल टू एक्सेस इट इन इंस्टॉल। दोबारा भी लिख देंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल है वो कहेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको npm कर लेते हैं। यहाँ पे आप package.json में आ जाएं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई टेस्ट की जगह आप लिख दें स्टार्ट। स्क्रिप्ट अपना बना लेते हैं। जब भी आपने लिखना है, अब आपने लिखना है node app.js स्टार्ट, npm स्टार्ट करें तो ये कमांड चले ये स्क्रिप्ट्स में। अब आप उसी तरह चलाएं जैसे रैक का प्रोजेक्ट बनाते हैं, npm स्टार्ट। जब स्टार्ट लिखते हैं तो नोड पैकेज में वो देखता है स्टार्ट कमांड क्या है आपकी, वो चला देगा।
जो मर्जी आपने फाइल का नाम रखा हो, ऐप डॉट सर्वर डॉट, वो यहाँ चेंज चलाने के लिए हमेशा npm स्टार्ट। जो ही रन किया तो ये स्टार्ट हुआ, उसने पैकेज डॉट जेसन से ये लाइन रीड की, इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट कमांड, और इसको चला दिया। और यहाँ पे आके आप जो है वो इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश करें वही वाला बार बार। लेकिन यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं होती कोई कमांड आ रही है क्या है। उसके लिए एक अलहदा पैकेज है बड़ा ज़बरदस्त सा कि वो लॉग प्रिंट करे, उसको बोलते हैं मॉर्गन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता रिच करते जाएंगे। मॉर्गन का क्या रोल है, ये भी मिडलवेयर है, तो इसको भी इंस्टॉल साथ साथ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये सारे आगे यूटिलिटीज़ हैं, आई लिख रहे हैं, इंस्टॉल लिख रहे हैं। मॉर्गन आ गया जी, ये यहाँ पे आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। कॉर्स इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस किया, मोंगोडीबी, मॉर्गन। मॉर्गन क्या है? HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर है फॉर नोड.js। मिडलवेयर है, ऐप डॉट यूज में ही आना है। इसको भी इसी तरह इंपोर्ट कर लें पहले। ये वो है जो मिनिमम आपको और लाइब्रेरीज करनी है, और बहुत सी लाइब्रेरीज आप पढ़ते जाएंगे कॉस्ट। और मिडलवेयर है तो इसका मतलब है कि मिडलवेयर्स का सेक्शन आपने यहाँ बनाया। ये भी हम अलहदा फोल्डर बना देंगे सारे मिडलवेयर्स, ऐप डॉट यूज और ये ग्लोबल मिडलवेयर। जिस तरह मुझे मिडलवेयर चाहिए, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए मैं देखूं लॉगिन है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे जाने ही ना दूं, रिक्वेस्ट यहीं से वापस कर दूं। मिडलवेयर यानी आप अपने कंट्रोलर फंक्शंस को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर मैं चाहूँ जी ये जो लॉगिन है सिर्फ वही क्वेश्चन उसी के क्विज शुरू होगा, ये नहीं कि पब्लिक मैंने क्विज नहीं रखा कि जो भी आए क्लिक करे क्वेश्चन आ जाए। पहले लॉगिन हो और हर रिक्वेस्ट के साथ मैं चेक करूंगा लॉगिन है कि नहीं, तो आपको मिडलवेयर लिखना पड़ेगा कि, और यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि इस राउट को के इस कंट्रोलर को आप यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। तो ये हम मिडलवेयर के लेक्चर में देखेंगे। कुछ ग्लोबल मिडलवेयर हैं जो किसी एक राउट नहीं, हर एक पे रिक्वेस्ट से पहले ये चेक चलेगा कि हर किसी भी URL पे आए मैं चाहता हूँ मेरे कॉर्स ब्लॉक ना हो, क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग चाह रहा हूं। अब ये क्या कर रहा है, ये लॉगर है। लॉग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को प्रिंट करना। कंसोल डॉट लॉग है, जिस तरह जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रिंट कर देगा, ताकि हमें जरा पता चलता रहे। कैसे प्रिंट करेगा? इसने अपने प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स रखी हुई। टाइनी लिखेंगे अगर, तो टाइनी का मतलब है जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो लिखेगा मेथड कौन सा था, गेट पुट पोस्ट, कहां से रिक्वेस्ट आई, स्टेटस कोड क्या है, कितना कंटेंट हुआ, कितनी देर लगी सर्वर को ये रिस्पॉन्स जनरेट करने में। तो ये 5 चीजें। और अगर आप इस तरह शॉर्ट करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो रिमोट का IP एड्रेस और ज़्यादा डिटेल प्रिंट होगी। फिलहाल मिनिमम डिटेल हम ये टाइनी फॉर्मेट को ले लेते हैं, और इसके अंदर आपने मिडलवेयर है तो इसके अंदर आपने लिखना। अब मैं रन करता हूँ तो अब आप देखें काफ़ी मज़े की चीज़ बन जाएगी। npm स्टार्ट किया। अब देखेंगे यहाँ से मैं यहाँ पे आता हूँ और हेयर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने कहा जी गेट रिक्वेस्ट आई है /question पे 304 स्टेटस कोड है, कैशेस ही दे दिया है, और 551 मिली सेकेंड्स लगे हैं ये रिस्पॉन्स सर्वर को जनरेट करने। ठीक है जी। जब भी आप करते हैं यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि मैं जो भी रिक्वेस्ट आई उसका लॉग वो यहाँ लिख देता। अब देखें पहले 551 मिली सेकेंड, फिर सिर्फ 69 मिली सेकेंड में। जब बार बार एक ही रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो सर्वर बार बार MongoDB पे क्यूरी नहीं कर रहा, वो क्यूरी करके डाटा ले लेता है और अपने कैशे से ही क्विकली सर्व कर देता है। 69 मिली सेकेंड में ऐसा नहीं होगा, MongoDB से कनेक्ट भी होगा, वहाँ से डाउनलोड भी करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के मुताबिक फॉर्मेट करेगा। वो आप देखें कितना ज़्यादा उसे टाइम लगता है। तो ये आपको कैशे की पॉलिसी नहीं लिखनी पड़ी, ये सारा कुछ नोड सर्वर बिल्ड। और 3004 जो स्टेटस कोड था वो था कि जब वो कैशे से ही रिस्पॉन्स करते, वरना 200 है ना, 200 का मतलब 200 वाला में भी 800-900 मिली सेकेंड ले जाते। तो जब कैशे से कर रहा होता है, अब उसे कैसे पता चले कैशे से पीछे MongoDB में चेंज तो नहीं कहीं हो गया, वो अपने पास ही कैशे से कर रहा है। तो सर्वर टू सर्वर बहुत से हेडर्स हैं, एक्सचेंज करके वो पूछ लेता है और भाई डाटा तो नहीं चेंज हुआ, कहता है नहीं, वो कहता है फिर रहने दो, मुझे क्यूरी नहीं करनी, मैं वही मेरे पास पहला तुम्हारा डेटा है मैं वही भेज देता हूँ, क्विक सर्विंग। ठीक है जी। तो जो पेजेस आपकी वेबसाइट से फ्रिक्वेंटली विजिट होते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फास्ट भी हो जाते हैं, कि जब तक आप चेंज नहीं करते तब तक वो जो है वही पेज रिस्पॉन्स हो रहा होता। और रोज रोज पेज चेंज भी नहीं हो रहे। आप देखें कि हर रोज SEO में वैसे भी ये उसको कोई इतनी स्ट्रेटजी नहीं कहते कि मैं यहाँ पे आता हूँ KFC में
ये इस वेबसाइट पे आता हूँ और मैं जो है इसमें क्रंच बर्गर में ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही वो इसका नाम बदल रहे हैं बर्गर का, हर रोज़ ही प्राइस बदल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बदल रहे हैं, उसके साथ ऐड ऑन बदल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये वेबसाइट चलती है ये कैशे से ही पेज आना चाहिए बाहर सर्वर को, ये नहीं कि सारा फिर डेटाबेस से जाए कि हर रोज तो नहीं उठ के ये कौन सी कोई स्टॉक मार्केट है चेंज कर। तो मार्केट का कुछ और भी होता होगा बिल्कुल उसमें जो है वो जहाँ पे अच्छा उनके लिए फिर डेटाबेसेस भी अलग डिज़ाइन की गई हैं, रियल टाइम डेटाबेसेस उन्हें कहते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है उसका स्कोर है हर गेंद पे अपडेट हो, उनको बोलते हैं रियल टाइम डेटाबेस, कि वो जिस लम्हे चेंज हो रहा है उस लम्हे आपकी रिफ्रेश खुद ही रिफ्रेश हो रहा है। वो फिर डेटाबेस ऐसी है जैसे टीवी मैच कर रहा है, स्ट्रीमिंग वो कर रहता है कंटिन्यूसली। ये फैच एंड फॉरगेट वाला साहब होता है कि आपने फैच किया आप डिस्कनेक्ट हुए, इवन आप कनेक्ट भी नहीं हुए, सिर्फ हेडर से ही पता चला। अब आप लोग जी रिएक्ट में मुझे करके दिखा दें जी कोई प्रोग्राम बनाएं। अब ये तो हो गया ना पहली मन स्टैक ऐप, कोई भी रिएक्ट की ऐप बनाएं। ये 4 लेक्चर मैंने आपको दिए थे ये जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई से फैच करने के, तो अपनी एपीआई से ज़रा फैच करके देखें। तो ये ज़रा क्विक हो जाए जी। पहले ये कोड एज अ सैम्पल ठहरे मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको भी रन करें और अपनी एपीआई से मुझे ज़रा क्विकली फैच करके और पहली मन स्टैक ऐप बना दें। अभी मोंगो एक्सप्रेस नोड तो हो गया, रिएक्ट रह गई, और रिएक्ट के लिए मैंने कॉर्स की लाइब्रेरी बता दी है कि इसको ये मॉर्गन का ये भी फ़ायदा, अगर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं आ रही या क्या इशू आ रहा है वो आप देख लेते हैं, या कौन सा आपका राउट स्लो है लॉजिक लिखी हुई कि बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता है, या आप वहाँ से रिक्वेस्ट इसमें एक और ऐड ऑन कर दें पिक्चर्स का, इसी लेक्चर में अगर कर दें तो वो फिर बेटर हो जाएगा। सॉरी पिक्चर्स कैसे करनी है? सर मैंने कहा जी उसका वो बता दें कि इसको लोकल पाथ में रखना है या क्या उसका मामला है, थोड़ा सा वो भी बता दें। यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाएंगे, आप कर लें, मैं फिर बताता हूँ, इसी में ही बता दें, आप वो कर लें, कोई आज की डेट में बता देंगे आपको। मैं चाह रहा हूँ पहले इसको, उसका वैसे तरीका ये यहाँ पे आप पब्लिक फोल्डर बना लेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कुछ के लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। वो भी एक मिडल वेयर है जिसको आप बताएंगे कि ये पब्लिक फोल्डर है और डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। मैं उसका लेक्चर ही शेयर कर देता हूँ, 5-10 मिनट का मतलब टॉक है, तो 2-3 मिनट की होगी। इसी तरह वैसे जिन्होंने खुद पढ़ना है वो ये देख लें जी, पब्लिक मिडल वेयर एक्सप्रेस में उसने दिया हुआ सारा मिडल वेयर है, सिर्फ आपने लिखना ही है एक्सप्रेस में एक्सप्रेस पब्लिक मिडल वेयर। हम पूरा फॉर्म करेंगे रिएक्ट में भी, स्टैटिक फाइल सर्विंग, ये वाला पढ़ लें, मैं यहीं से आपको बताता हूँ। सिंपल आपने ये लिखना है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और अपना फोल्डर का नाम लिख देना। इसमें आपको कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं करना, जिस तरह ये है आप बता दें कि आपके फोल्डर कौन सा है जिस पे इमेजेस पड़े हुए। फॉर एग्जांपल इसी में ही रूट पे मैं पब्लिक फोल्डर बना लेता हूँ और सारे मैं इसमें इमेजेस रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये मिडल वेयर जो भी रिक्वेस्ट आए पब्लिक को, उसको मैं कोई राउट नहीं, पब्लिक इसको शुरू में चले ले, वह तरतीब नहीं इतनी इंपॉर्टेंट अभी इस केस में। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये एक्सप्रेस का अपना मिडल वेयर है, कोई थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करेंगे उसने पब्लिक फोल्डर। अब यहाँ पे जो भी आप इमेज रखेंगे, अब यहाँ पे कोई पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर्स में आ जाएं, हेयर सेव पिक्चर्स, ये जिस तरह कॉपी की और इस पब्लिक फोल्डर में पेस्ट के ऑप्शन नहीं दे रहा तो रिवील इन एक्सप्लोरर कर लें, ये आपने रख लिया। इसका नाम क्या है जी, फिजिकल डॉट इसको कह लें जी NXB, शॉर्ट नाम रख NXB.png JPG। अब ये मेरे पब्लिक फोल्डर में बाय डिफॉल्ट किसी फोल्डर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, फाइल को राउट के थ्रू ही आना पड़ेगा, लेकिन वो फाइल का अपना URL अब कैसे बन गया, इसको रखा है Ctrl+C करें, दोबारा से आप npm स्टार्ट करें। अब ये जो पब्लिक में एसेट पड़ा है ना, इसका डायरेक्ट ही URL बन गया। लाइक आप यहाँ पे आए, हियर आपने क्वेश्चंस के साथ उसका लिख दें नाम NXB.jpg, एंटर करें, ये पिक्चर आ गई। ये पिक्चर मेरे सर्वर ने भेजी, ये यहाँ पे आपको जो है वो क्योंकि इसमें किसी राउट पे रिक्वेस्ट नहीं आई, वो डायरेक्ट स्टैटिक
यहाँ को PDF फाइल रख दें, कुछ भी रख दें, बाय नेम एक्सेस हो जाएगी। URL पीछे वही बनेगा जो पूरा सर्वर का। किधर गया जी, ये पूरा इसके अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर रखें, वो नाम पाथ में शामिल कर लेंगे आप। अगर यहाँ पे आप रखें इमेजेस के फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस हैं, ये क्लास के हैं, ये टीचर के हैं, ये प्रोडक्ट्स के हैं, ये कैटेगरीज के हैं, तो अगेन Ctrl+C कर लें, CLS। अब स्टार्ट किया और यहाँ पे आ जाए, अब आपने बात शेड ही दी है तो ये आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश, तो ये एक्सेस होगी। अगर आप अब खाली लिखेंगे फिर वो एक्सेस नहीं होगी। अगर आप ऐसा लिखते हैं इमेज नहीं है, या आप नाम गलत लिखते हैं एंटर, तो फिर वो कहेगा जी इस नाम की नहीं। अब आपको इमेजेस यानी यहाँ पाथ देना है पब्लिक के अंदर। अब आप यहाँ पे वो आपके URL का हिस्सा बन जाएगा। अब जो भी साइज है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके जी, अब ये देखें get/png404, अभी वो पहले आई थी एरर, ठीक है, राउट किया। अच्छा, ये इसका मतलब है ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर भी हाइड करने का एक मेथड है। हाँ हाँ, आप इसमें नेस्टेड कर सकते हैं सारा। अच्छा, अगर आप हम MongoDB में ले जाएं तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ में इमेज है, ये है जिस तरह। मैं यहाँ पे इमेज इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे आप सिर्फ नाम सेव करें यहाँ पे, इमेज सॉरी क्या था, nxb.jpg कॉपी कर देता, सॉरी ये आ गया ये, और इसको भी मैं इस पे भी यही नाम दे देता हूँ। चलें फिलहाल एक ये इमेज आ गया, ये पाकिस्तान जिस तरह लिखा है। आप अपनी जो इमेजेस हैं, अच्छा इसको आप मैनुअल अभी कर रहे हैं, आप जब डाटा एंट्री फॉर्म पढ़ेंगे वहाँ से ब्राउज करवाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी खुद ही, पब्लिक में सेव हो जाएगी, उसका URL नाम या URL यहाँ नोट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे क्या सेव करना चाहते हैं, एक चीज़ ये है पाथ, ये पूरा भी आप कॉपी करके सेव कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मैं पूरा पाथ रख लूँगा, फिर मुझे फ्रंट एंड पे जब मैं शो करूँगा IMG में, जब मैंने पूरा पाथ ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे IMG में SRC में ये चीज़ जब लिखूँगा nxb.jpg, तो वो रिएक्ट के पब्लिक फोल्डर में देखेगा। ये तो फाइल नहीं है, तो आप जब भी डेटा डाउनलोड हो रहा है उसके साथ ये पूरा उसका कंकैटिनेट कर देंगे, जो ये आप जो उसका URL, तो जो नेट जो भी यहाँ पे आया है इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेंगे हम इस तरह से जी, डॉलर कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है जी। अब यहाँ पे सॉरी टेम्पलेट स्ट्रिंग बन गई, इन कंकैटिनेट कर दें। यहाँ पे आप बना दें डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और ये साथ ऊपर वेरिएबल को ले लें जिसमें आप कह दें जी IMG जो प्रीफिक्स है, हर एक के शुरू में ये लगाना है, और यहाँ पे ये IMG प्रीफिक्स लगाना है। मतलब ये आप रिएक्ट में अब लॉजिक बना लें, ठीक है। ये नाम आपके पास आ जाएगा, जो भी डेटा डाउनलोड हुआ है या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैप में चल रहा है, डॉट इमेज, ये वो फील्ड आ जाएगी, लेकिन उस फील्ड के शुरू में ये लग जाएगा। तो इस तरह ये दोनों कंबाइन हो के ऑब्वियसली ये पूरा URL, इसको अगर हम कॉपी कर लें, कॉपी किया, ये पूरा URL बन जाएगा। ये हिस्सा आ जाएगा डेटाबेस से, हर एक के शुरू में ये लगना है। कल को आपको इसको ऑनलाइन करते हैं सर्वर पे, तो आपको अपने कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर यहाँ सिर्फ लिख देंगे कि अब लोकल होस्ट नहीं www.nxb.com से अब आ रहे हैं। ये उसमें इमेजेस में नहीं रखे हुए, मैंने रूट पे ही रखे हुए हैं, तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो अब जब ये कंबाइन होगा तो
ऑब्वियसली आप ऊपर होस्टिंग बदलेंगे तो उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख देते हैं, तो ये पाथ ये बन जाएगा। अब यानी कोड में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप इमेजेस से भी काम कर सकते हैं। क्लियर जी? यस सर। इसको बहरहाल मैं जो है ये फ्रंट एंड पे करना है, ये सर्वर पे नहीं करना आपने। ऑब्वियसली सर्वर पे तो नहीं करना ना, सर्वर ने तो जो डेटाबेस से आना भेज देना। अब डेटाबेस में आपको ये नहीं पूरा सेव करना चाहिए ना, ये पूरा पार्ट, क्योंकि ये आप बाद में डिसाइड करेंगे कि क्लाइंट आपको कहाँ पे किस सर्वर पे होस्टिंग लेके देता है, ये नाम तो उसने देना है ना, अपनी कंपनी का जो भी देगा बाद। तो आप सिर्फ इस प्रीफिक्स को चेंज करते हैं, ठीक है जी। सो नाउ यू कैन मेक, अब आप लोग ना ये अगर तो ये आपने बनाई थी ऐप ये क्विज वाली, या पोस्ट करने के लिए भी कल बता दिया था सेव करना। अब ये पोस्ट वाली चाहे बना लें, पॉइंट ऑफ सेल बना लें, डाटा इनपुट लेके मोंगोडीबी में सेव करें, मॉडल बना लें, चाहे तो आप ये बना लें CRM वाली कि आप जो है वो यहाँ पे सारी लिस्ट आ रही हो जितने भी डाटाबेस ढूंढना है, जिस पे क्लिक करूँ उसी की डिटेल इधर आ रही है, एडिट कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ, ऐड कर सकूँ, इधर ऐड का बन गया, नीचे सेव करें, ये बना लें, चाहे तो आप इनमें से कोई से भी बना लें, लेकिन एक ज़रूर बनाएं, ठीक है। इस UI में इस तरह शो करें, ओके। जो UI आपने जितने भी रैक के बनाए Okay, हुए, sir. चाहे जितनी भी बेसिक एप्लीकेशन बनाई हुई या पीछे उसको मन स्टैक के ऐप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी एक पे हमने देखा है, ये देखें ये फॉर्म होगा, नेम है, टैग्स बताए, जॉब टाइटल बताए, यहाँ पे मैं भी CV ब्राउज करवाए। अगर मैं कुछ जॉब पोर्टल rosie.pk की तरह की वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें फॉर्म शॉर्म बड़े हैं, तो यहाँ पे फाइल भी आएगी वो खुद, या इमेज भी आएगी, पिक्चर है जिस तरह ये देखें। इसमें क्या होगा, पिक्चर पे क्लिक करें, ये पिक्चर ब्राउज करेंगे आप, पिक्चर्स में आ जाएं, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर व्यू बनना चाहिए, लिखा आना चाहिए, एंड में सबमिट करें, सेव हो जाएगा। और जब वापस जाएं तो वो भी यहाँ लिस्ट में आ रहा हो। अब आपके काम करने वाला ज़्यादा है, ये काउंटर हार्ड कोडेड नहीं, सर्वर से आ रहा हो कितने कॉन्टेक्ट्स। नाउ इट्स योर टाइम टू प्रूव योर एफर्ट। अब आपके कहते हैं ना कोर्ट में बॉल है, मेरे पास नहीं है,